नमस्कार, कैंडिड कन्वर्सेशंस के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज का एपिसोड बहुत ही खास है क्योंकि आज मैंने सुप्रिया जी को महाराजगंज के क्षेत्र में पकड़ लिया है। नमस्कार। सुप्रिया जी खुद तो चुनाव मैदान में नहीं है, लेकिन अपने ही समर्थित एक उम्मीदवार को जिताने में लगी हुई है कांग्रेस को। और यहाँ पे आखिरी चरण में 7 तारीख को वोट है, 1 तारीख को वोट है और 7वें चरण में। और गर्मी 45-46 डिग्री टेम्परेचर है। सबसे पहले तो मैं सुप्रिया जी आपसे ये पूछता हूँ कि क्या अभी चुनाव आपको लग रहा है, कहाँ पे हम लोग। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब चुनाव शुरू हुआ पहले फेज से और आखिरी फेज तक आते आते कैसे संविधान नैरेटिव ले आओ। चेंज हुए और अभी हम लोग कहाँ खड़े हैं। आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार। और भीषण गर्मी पड़ रही है और मेरा अपना मानना है कि कुर्सी की बेटी बांध लीजिए, इस देश का तापमान बढ़ने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और ऐसा इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि मैं 2-4 जगह हुआ आई हूँ। अगर आप साउथ से शुरू करिए तो कर्नाटका, तेलंगाना, मैं बस केरल थोड़ी ही देर के लिए गई थी, लेकिन कर्नाटका, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमाम जगहों पर मैं गई हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि जनता में दो तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं। एक, जनता में आक्रोश है, गुस्सा है, उबी हुई है जनता मोदी जी से। और दूसरी तरफ उसी जनता में मुझे एक उत्साह नजर आता है, और वो उत्साह नजर आता है गठबंधन के लिए, वो उत्साह नजर आता है राहुल गांधी के लिए। और एक बात मैं बिल्कुल कहना चाहती हूँ कि एक दो चीजें हैं जिसको पकड़कर राहुल जी चलते रहे। उसमें से एक जातिगत जनगणना था, उसमें से एक संविधान की रक्षा था। ये संविधान जो हम सबको आजादी देता है कि हमारी अभिव्यक्ति की आजादी, संविधान जो आजादी देता है कि अमीर और गरीब, महिला पुरुष, किसी क्षेत्र किसी वर्ग से आप आए हो, आप समान हो, इस संविधान को जब उन्होंने उठा लिया तो मुझे लगता है जनता ने मन बना लिया है। और उनकी जो बातें हैं, जो हमारे प्रॉमिस है इंडिया गठबंधन के, और हम सब एक ही बात बोल रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है, और अगर मैं अपने नेता की बात को बोरो करना चाहूं तो फटाफट बनेगी सरकार और खटाखट हम सारी गारंटियों को लागू करेंगे। नहीं, एक जैसे मैं भी घूम रहा हूँ और पंजाब से मैं भी घूमा, पंजाब से लेकर जम्मू तक गया, फिर इधर ईस्टर्न यूपी, वेस्टर्न यूपी। एक जो शायद मोदी जी नहीं समझ पाए या क्या गलती हुई, वैसे उनके पास बड़े बड़े रणनीतिकार हैं, वो राम मंदिर का मुद्दा ग्राउंड पे कहीं दिख ही नहीं रहा है। मोदी जी के रणनीतिकार, मोदी जी के धनबल, मोदी जी का मीडिया, मोदी जी का पूरे वक्त चरण वंदन करता हुआ सिस्टम, उनकी सारी एजेंसियां फेल हो गई क्योंकि मोदी जी किसी की सुनते नहीं है। मोदी जी ने जो एजेंसियों के नाम पर किया उससे लोग नाराज हुए, लोगों को लगा नहीं, ये गलत है, ये अति हो रही है। मोदी जी ने जो संविधान को बदलने का मंसूबा करके ये 400 पार का नारा दिया, और उनके सब लोगों ने इसकी कलई खोल दी कि 400 इसलिए चाहिए क्योंकि संविधान बदलना है, इसने भी उनकी बहुत उनका नुकसान पहुंचाया। लेकिन मेरा अपना मानना है कि एक जो चीज जिसने चुनाव को निर्धारित किया वो था मुद्दे। 10 साल आपको जनता ने मौका दिया, प्रचंड बहुमत दिया, छोटा मोटा बहुमत नहीं था मोदी जी के पास, चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे। आज जनता खड़े होकर वो हिसाब मांग रही है कि ठीक है, आपने मंदिर बनवाया, ठीक है, आपने G20 किया, ठीक है, आप बहुत विदेश घूमने चले गए, हमारा क्या हुआ? मेरे रोजगार कहाँ है? मेरी थाली क्यों महंगी हो गई? मेरे बच्चों की पढ़ाई का क्या हो रहा है? क्यों 50,000 लोगों को सेंट्रल यूनिवर्सिटी से नाम कटवाने पड़ रहे हैं? तो मुझे लगता है वो दांव उल्टा पड़ गया। और जहां तक राम की बात है, राम के व्यापारी राम के नाम पर कभी नहीं जीत सकते। और मुझे लगता है हम में और बीजेपी में एक ही अंतर है, हम राम के पुजारी, हम राम के व्यापारी नहीं है। बीजेपी जो राम राम करती है वो नाथुराम की बात करती है, वैसी ही हिंसा फैलाती है, वैसी ही नफरत फैलाती है। मेरा अपना मानना है, राम इस देश में आस्था का, इस देश में विश्वास का, इस देश में साहस का, इस देश में न्याय का प्रतीक है, सत्य का प्रतीक है। हम सब राम की मर्यादा से ही थोड़ा थोड़ा जीवन जीना सीखते हैं। और राम की मर्यादा गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, महिला, उनके लिए होती है। किसी का ना सुना होता तो रामायण पढ़ ली होती मोदी जी ने, और उसमें लिखा है साफ, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहूं व्यापा। आप राम का नाम लेकर हर वो काम करते रहे जो राम राज्य के खिलाफ है। तो मुझे लगता है जनता में इस बात का रोष है, जनता में इस बात की नाराजगी है, और वो दिख रहा है। और मुझे ऐसा एक और बात लगती है, करोड़ों के आराध्य हैं भगवान राम। भगवान राम को मोदी जी थोड़ी लाए हैं। आप छोटे से राम को दिखाकर उनकी उंगली पकड़ के चलने लगी है।
आपके लोग आजकल कहते हैं कि महाप्रभु भगवान जगन्नाथ आपके भक्त हैं। आप अब खुद कहने लगे हैं कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं परमात्मा ने मुझे भेजा है, मेरे अंदर दैवीय शक्ति। और खुद काशी का सांसद अपने आप को अविनाशी कह रहा है, जो भगवान शंकर के लिए कहा जाता है। ये सब कहीं दिखाता है कि लोग देख रहे हैं कि अभी तक सब कुछ ठीक था, हमारे धर्म का माहौल तो मत उड़ाइए। एक और सवाल मेरे मन में आता है कि जो एक बड़ा मुद्दा बन रहा है ये बेरोजगारी का, और उसमें सबसे बड़ा जो लोगों को उम्मीद है कि वो जो 30 लाख सरकारी वैकेंसीज की नौकरी। बात कर रहे हैं कि खाली पड़ी हैं, शायद मोदी जी तो उसका नाम भी नहीं लेते हैं और उनसे ना कोई सवाल पूछता है। इतने 50 इंटरव्यू दे रहे हैं, उनसे ये सवाल पूछा नहीं जाता कि वो 30 लाख नौकरियां के पद खाली क्यों पड़े हैं। देख, वो मैं हाँ, आपसे पूछना चाहता हूँ कि वो क्यों खाली पड़े हैं, और क्या अगर खाली पड़े हैं तो किसी वजह से होंगे, और क्या उनको तुरंत भरना संभव है। देखिए 30 लाख सरकारी नौकरियों को आप सिर्फ 30 लाख सरकारी नौकरी मत बांध के चलिए। ये 30 लाख सरकारी नौकरियां सेंट्रल गवर्नमेंट में स्वीकृत पद हैं जो खाली पड़े हुए हैं। स्वीकृत पद का मतलब है अगर इस पर चयन होता तो जो आरक्षण की पद्धति थी वो इस पर लागू होती। नहीं, वो क्यों नहीं हो रहा, वो क्या कारण अब हो इसका सकता है। जवाब मोदी जी दे सकते हैं, और इसीलिए वो आरक्षण विरोधी हैं। अगर आरक्षण विरोधी वो ना होते तो इस तरह की हरकत वो ना करते। मोदी जी को हम क्यों युवा विरोधी मानते हैं? 73 साल का प्रधानमंत्री आपसे हर होर्डिंग से झांक कर कह रहा है 5 साल मुझे और दे दो, और 24 साल के लड़के को कह रहे हैं तुम रिटायर होके घर जाओ। मतलब जो रेगिस्तान की तपती हुई भूमि में सेना की शौर्य और पराक्रम का जो सिपाही खड़ा हुआ है, जो सियाचिन में हड्डी गलती हुई ठंड में खड़ा है, उसको आप कह रहे हैं भैया तुम घर जाओ 24 साल में, मैं 73 साल में अभी 5 साल और राज करना चाहता हूं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक ये जो युवा विरोधी मोदी जी का चेहरा है वो दिख रहा है लोगों को। और मुझे इसका कोई औचित्य नहीं समझ में आता कि अगर देश में इतनी बेरोजगारी है, 45 साल की चरम सीमा पर बेरोजगारी है, तो किस बिना पर आपने 30 लाख सरकारी पद खाली रखे। अगर आप उनको आज भर दे तो 30 लाख लोगों को नौकरी मिल जाएगी। हमारा संकल्प है 15 अगस्त से सरकार बनते ही हम उन पदों की नियुक्ति शुरू करेंगे। एक और बात भाजपा की तरफ से उठाई जाती है कि जो राहुल गांधी घोषणाएं कर रहे हैं कि हर महीने 8,500 रुपये खटाखट महिलाओं के खाते में आना शुरू हो जाएंगे, वो कहते हैं कि ये संभव ही नहीं है, ये फिजिबल ही नहीं है फाइनेंशियली। क्यों? आप लोगों ने कुछ वर्कआउट किया है, कैसे देंगे। कांग्रेस जो है, कांग्रेस का मैनिफेस्टो सितंबर की 7 तारीख 2022 से बनना शुरू हो गया था, जब राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर और फिर उन्होंने जो दूसरी भारत जोड़ो न्याय यात्रा करी मणिपुर, जहां पर पीएम आज भी नहीं जा पाए 1 साल बाद, से मुंबई की यात्रा करी, वहां पर बनना शुरू हो गया था। और पूरी तरह से एक बात साफ थी कि हम लोग लोगों की आकांक्षाएं, उनकी अपेक्षाएं, उनकी महत्वाकांक्षाएं, उनकी दिक्कतें, उनकी तकलीफों के बल पर बोलेंगे। और अगर आपको मैं अपना मैनिफेस्टो दिखा सकूं जिसमें 48 पन्ने हैं, 15,329 शब्द हैं, वो सारा उन लोगों की बातों का प्रतिबिंब है जो लोगों ने हमें कही, जो लोगों से राहुल जी ने सुनी, जिन अजनबियों से वो मिले। कांग्रेस का मैनिफेस्टो बहुत चर्चा के बाद चिदम्बरम जी की समिति जिसमें वो अध्यक्ष हैं, उस समिति ने बनाया है। चिदम्बरम जी के सामने अगर आप एक पैसे की भी बात करिए और अगर आप उसको ठीक से ना दिखा पाइए तो वो किसी तरह से स्वीकृत नहीं हो सकता था। 48 लाख करोड़ इस देश का बजट है, सालाना भारत सरकार का बजट 48 लाख करोड़ है। महिलाओं की ये जो योजना हम बता रहे हैं 8500 रुपए महीना, खटाखट 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 बिल्कुल हो सकता है, और ये न्याय पत्र उसे संभव करेगा। और इसलिए हो सकता है, इस योजना में 2.25 से 2.5 लाख करोड़ लगने हैं। लेकिन ये सारी चीजें जो हैं, जो 1 लाख करोड़ सालाना पक्की नौकरी की बात हम कर रहे हैं, स्टाइपेंड एक सालाना, जो हम 1 लाख महिलाओं को देने की बात कर रहे हैं, जो एमएसपी पर कानूनी गारंटी की बात कर रहे हैं, जो मनरेगा का मानदेय बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ये सारी चीजें अर्थव्यवस्था से लिंक्ड है। और क्यों लिंक्ड है? क्योंकि ये एक मृत मुर्दा पड़ी हुई अर्थव्यवस्था को जागृत कर देंगी, ये मृत मुर्दा पड़ी हुई अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित कर देंगी। आज अर्थव्यवस्था में दिक्कत क्या है कि 60% अर्थव्यवस्था जो हमारी है वो कंजम्पशन, उपभोग लेड है। लोगों के हाथ में पैसा ही नहीं है, उपभोग हो ही नहीं रहा है, तो लोग कैसे आगे बढ़ेगी अर्थव्यवस्था? लोगों के हाथ में पैसा आएगा, लोग वो पैसा खर्चा करेंगे, सामान खरीदेंगे, जो सामान खरीदेंगे कंपनियां वो सामान ज्यादा बनाएगी, निवेश करेगी, युवाओं को नौकरी और देगी, और उनके हाथ में ज्यादा पैसा आएगा। तो एक वर्चुअस साइकिल ऑफ इकोनॉमी जो कहते हैं, ये बिल्कुल है। हमने हर चीज, हर पैसा वर्कआउट किया है। और मैं पलटकर बीजेपी वालों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ, बड़ी चिंता है आपको भारत सरकार के बजट की? जब 16 लाख करोड़ अडानी का माफ कर रहे थे, जब 16 लाख करोड़ 2-4 पूंजीपतियों का माफ कर रहे थे, तब आपको ये चिंता क्यों नहीं हुई? इस तरह के दोहरे मापदंड की बातें सिर्फ और सिर्फ बीजेपी करती है। ठीक है, ये तो पैसे का एक बात हो गई। अब जो दूसरा इसमें बात कही गई है कि राइट टू अप्रेंटिसशिप,
एक कानून बनाएंगे जिसमें कि कोई भी ग्रेजुएट करेगा और जा कहेगा कि मैं ग्रेजुएशन करके आया हूँ, आप मुझे अप्रेंटिसशिप कराइए और 8,500 रुपये महीने आपने देने के लिए कहा। तो वो पैसा एक चीज़ है, अप्रेंटिसशिप होगी कहाँ उनकी, क्योंकि वो अप्रेंटिसशिप किसी फैक्ट्री किसी कारखाने में होनी होगी। स्पेशली जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी, यहाँ ना कोई फैक्ट्री है ना कोई उद्योग है, उनके अप्रेंटिसशिप कहाँ कराएंगे आप लोग। ऐसा है कि अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम जो अप्रेंटिसशिप एक्ट है उसके अंतर्गत सरकारी परियोजनाओं में भी कराई जा सकती है, सरकारी संस्थानों में भी कराई जा सकती है, और ये प्राइवेट जगहों पर भी कराई जा सकती है, जिसका खर्चा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वहन करेगी। और इसका भी हमने पूरा कैलकुलेशन किया है। तो अच्छी अच्छी प्राइवेट कंपनीज में, और प्राइवेट कंपनीज की आज क्या दिक्कत है, प्राइवेट कंपनीज कहती हैं कि बहुत सारे लोग ग्रेजुएट बन के आ जाते हैं लेकिन वो एम्प्लॉयबल नहीं है, उनमें वो सॉफ्ट स्किल्स नहीं है, उनमें वो एम्प्लॉयबिलिटी क्राइटेरिया जो होते हैं वो नहीं है। ये अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम उन्हीं चीजों को सुधारेगा। जब नारायण मूर्ति जैसे व्यक्ति कहते हैं कि 70 घंटे काम करना है, 70 घंटे काम करना एक तरफ है, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि एम्प्लॉयबल नहीं है देश का यूथ, उनकी एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाने का काम यह एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम करेगा, स्किलिंग होगी। और हमने पूरा वर्कआउट किया है, ये प्राइवेट प्लस पब्लिक सेक्टर में एक साथ चलेगा। जी नहीं, मैं दर्शकों को एक चीज़ बता दूं, चूंकि मैं इस क्षेत्र में रहा हूं, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पहली बार एक MES नाम की चीज जी हाँ, उन्होंने की, जी हाँ, मेजरेबल एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, जी हाँ, जिसके के लिए कहे गए कि अगर आप कारपेंटर हैं तो आपके पास मिनिमम स्किल सेट क्या होना क्राइटेरिया चाहिए, होना चाहिए। कि आप क्या क्या आपको आना चाहिए। अगर आप मेसन हैं, राजगीर है तो राजमिस्त्री हैं तो क्या आपको आना हाँ, चाहिए। वो 2014 के बाद वो परियोजना का उसका क्या हुआ। नहीं, 2014 के बाद तो बहुत सारी ऐसी परियोजनाएं हाँ, थी जिनका या तो नाम बदल दिया गया या खत्म कर दी नाम गई। तो बदला ही, लेकिन उसके बाद उसका क्या हुआ वो भी कुछ ग्राउंड पर दिखा नहीं। नहीं, उसके नाम पर इन्होंने कौशल विकास शुरू हाँ, किया, कौशल विकास। लेकिन कौशल विकास में जो प्लेसमेंट है वो 1% 2% हाँ, प्लेसमेंट है, हाँ, और उसमें कोई इतना पैसा भी नहीं मिलता। तो लोग क्यों जाए वो कौशल विकास करने, आप केंद्र में पहुंच जाइए, और केंद्र में पहुंचकर आपको जब नौकरी नहीं मिल रही तो उसका मतलब क्या है। एंड आई ऑल्सो थिंक कि अप्रेंटिसशिप एक्ट के अंतर्गत जो स्किल्स या जो टैलेंट सिखाया जा रहा है वो आज के परिवेश का होना चाहिए, वो आज की उभरती टेक्नोलॉजी के परिवेश का होना चाहिए, इन सब चीजों को ध्यान में रख के होना चाहिए। जी। अब एक आखिरी में एक सबसे बड़ा मुद्दा जो है, और जो मैं घूमा और जितना मैंने देखा, कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, संविधान बदल देंगे, 4 सीटें आ जाएंगे, 4 सीटें आए या नहीं आए, दोबारा मोदी जो आए तो ये कॉन्स्टिट्यूशन खत्म कर देंगे। बहुत सारी स्टोरीज ट्रेवल कर रही हैं, और मैं आपको बताऊं, गांव गांव तक, छोटी छोटी जगहों तक, कस्बों तक वो बातें पहुंची हैं, और खास करके जो दलित समुदाय है उसको ये बहुत डर है। ये थ्रेट कितना रियल है, ये आपको लगता है ये सच बात है। 100% रियल है, और उसका मैं आपको कारण बताती हूँ, और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। मुझे लगता है शायद तीसरे चरण के मतदान के वक्त बरेली में एक दलित व्यक्ति ने, सरकार का मुलाजिम था, दलित व्यक्ति ने अपनी मर्जी से वोट दिया। अपनी मर्जी से वोट देने का मतलब है भाजपा को वोट नहीं दिया। दलित था वो आदमी। तहसीलदार के सुरक्षा कर्मियों ने उसको इतना लतियाया, इतना पब्लिकली पीटा, और पीट पीट कर ये कहा, गंदी गंदी गालियां देके कहा, खाओगे राशन भाजपा का, वोट दोगे किसी और को। मोदी जी अपने घर से चुनकर अनाज ला रहे हैं, अपने दादा के यहाँ से ला रहे हैं अनाज। अरे देश के अन्नदाता उगाते हैं, कांग्रेस का खाद्य सुरक्षा अधिनियम है उसके तहत आप देते हैं। तो एक दलित को अपनी मर्जी से वोट देने का अधिकार नहीं है। मध्य प्रदेश में एक दलित लड़की के साथ यौन शोषण करता है बीजेपी का नेता, बड़ी मुश्किल से FIR दर्ज होती है, लड़की के भाई पर दबाव बनाया जाता है समझौता करने का, लड़की के भाई की हत्या कर दी जाती है, मां को निर्वस्त्र कर दिया जाता है, चाचा की हत्या कर दी जाती है। जब वो पीड़िता अपने चाचा की लाश लेकर आ रही है एम्बुलेंस में, उसकी एम्बुलेंस से गिरकर मौत हो जाती है, क्योंकि वो दलित है। अगर ये किसी और समाज की होती तो ऐसा हो सकता था, बवाल मच गया होता। और मैं आपको बताऊं, 76 साल बाद आजादी के बीजेपी का नेता एक आदिवासी के सिर पे खड़ा होकर पेशाब कर रहा है। ये क्या हो रहा है इस देश में। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो संविधान है, जो हमारे फोर फादर्स ने, बाबा साहब का संविधान है, गांधी का संविधान है, नेहरू का संविधान है, बोस का संविधान है, पटेल का संविधान है, इसने हमें कुछ ताकतें दी हैं, इसने हमें कुछ मौके दिए हैं, इसने हमें समानता दी है। सबसे ज्यादा आज मैं महाराजगंज में हूं, और आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा होगा 50 लोग आते हैं, जो दलित व्यक्ति होता है वो नीचे बैठने लगता है। हम कहते हैं नहीं आप ऊपर बैठिए, हम उसको जबरदस्ती ऊपर बैठाते हैं। क्यों? ये क्यों समाज नहीं बदला? क्योंकि समाज ने एक वर्ग के खिलाफ, कुछ जातियों के खिलाफ एक साजिश रची है, और जिनकी 85% आबादी, उनको अपने हाशिए पर रखा हुआ है। दलित, आदिवासी, पिछड़ा सब सहेगा, इसके साथ खिलवाड़ नहीं सहेगा। और इसलिए उनको लगता है कि इसके सबसे पुरजोर योद्धा राहुल गांधी हैं, वो ही संविधान को लेकर चल रहे हैं, वही इसकी बात कर रहे हैं। जो अपने आप को दलित वोट बैंक का ठेकेदार मानते थे, वो चुपचाप बीजेपी का काम कर रहे हैं। और इसीलिए दलितों ने
आदिवासियों ने, पिछड़ों ने मन बना लिया है कि इस बार कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के साथ हम खड़े होंगे। ये बात आपने कही ना, गांव देहात तक पहुंच गई है। अपने हक की बात के लिए ना आपको स्मार्टफोन चाहिए ना टीवी चाहिए, आपको कुछ नहीं चाहिए। अपने हक की बात हर व्यक्ति समझता है, और इस संविधान के साथ अगर खिलवाड़ होगा तो हक चला जाएगा, ये भी सब जानते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुप्रिया जी हमारे लिए समय निकालने के लिए। और बहुत धन्यवाद। गर्मी है, आप पसीना देख रहे हैं। और सुप्रिया जी को किसी अपने जनसभा के लिए निकलना है, हम उससे फिर मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।